बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम सेकंड ग्रैंड टेस्ट का सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमने फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 7 से लेकर यूनिट नंबर 11 तक कंडक्ट किया था। सबसे पहला क्वेश्चन है, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। ये आप सबको पता है कि मीन पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन वो जीरो होता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, इट इज सो, ये ऐसा है, बिकॉज एट मीन पोजीशन, क्योंकि मीन पोजीशन पे ऐसा क्या है जिसकी वजह से मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। यानी जब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, आप एम्पलीट्यूड पे पहुंच चुके होते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड पे पहुंच चुके होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि ये चीज हमें बता रही है कि एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। जितना मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितना आप मीन पोजीशन के करीब आते जाएंगे उतना एक्सेलरेशन कम होता चला जाएगा। और जैसे ही आप एक्जैक्टली मीन पोजीशन पे आ जाएंगे तो आपका एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लिहाजा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लिहाजा ये जो बात लिखी है कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है, जिस वजह से एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और हमारे पास एक सॉलिड रीजन है, ए प्रोपोर्शनल है एक्स वाला केस हमारे पास मौजूद है। दूसरी रीजन है रिस्टोरिंग फोर्स जीरो। तो बिल्कुल यहाँ पे जो मीन पोजीशन पे आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो भी जीरो होती है। ये रिस्टोरिंग फोर्स ही होती है जो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है, और मीन पोजीशन पे बॉडी पे एक्ट करने वाली जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो जीरो होती है, क्योंकि वहां पे तमाम फोर्सेज आपस में बैलेंस हो रही होती हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर बॉडी मीन पोजीशन से आगे मूव करता है तो वो ड्यू टू इनर्शिया मूव करता है। और ये हमने देखा था कि किसी भी बॉडी के सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन में ये बात आती थी कि बॉडी के अंदर एक तो रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए और दूसरा उसके अंदर इनर्शिया होना चाहिए, तभी कोई बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन मोशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मीन पोजीशन पे जीरो होती है। और तीसरा है चेंज इन वेलोसिटी जीरो। तो ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, जब एक्सेलरेशन आपको गिवन है कि एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास एक ये भी होता है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो है। तो ये तीनों बातें दुरुस्त है, ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन गोइंग फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन, यानी मीन से आप एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन से एक्सट्रीम की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ये इसके लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहे हैं तो फिर आपके पास जो फार्मूला होता है वो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये याद रखें। तो चूंकि आप मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब है हमारा जो कंसर्न है वो इस फार्मूले के साथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, इट टेक डैश टाइम टू कवर हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कितने टाइम में कवर करेगा? तो क्योंकि उसने खुद कह दिया कि हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो लिहाजा आप एक्स की जगह लगाएंगे एक्स नॉट बाई टू, और आगे जो कुछ लिखा हुआ है वो वही रहने दें। एक्स नॉट कट गया, आपके पास वन बाई टू रह जाएगा, तो लिहाजा ओमेगा टी को आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वन बाई टू। और वन बाई टू हमें पता है कि साइन की वैल्यू कब आती है, जब 30 डिग्री एंगल हो या पाई बाई सिक्स होता है, क्योंकि 30 डिग्री और पाई बाई सिक्स एक ही चीज़ है। हमें टी फाइंड करना है, ठीक है, हमने टाइम फाइंड करना है, तो टी इधर ही रहेगा, और ओमेगा की जगह पुट करेंगे टू पाई एफ, आगे टी इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। तो ये पाई और पाई आपस में कट जाएगा, और एफ जो है और टू ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होंगे, तो आपके पास कुछ नंबर ऐसे बन जाएगा वन बाई सिक्स, और नीचे टू भी आ जाएगा और साथ एफ भी आ जाएगा। अब ये जो वन और एफ है ये आपके पास होता है टाइम पीरियड, तो लिहाजा ये बन जाएगा टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 12, यानी टी बाई 12 टाइम लगेगा हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए। लेकिन वो भी शर्त ये है कि अगर आप मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, फिर बता रहा हूँ। तो ये राइट ऑप्शन है। अब अगर आपसे कहा जाए कि चले पहला हाफ टाइम जो है वो तो कवर हो गया टी बाई 12 में, तो अगला हाफ कितने टाइम में कवर होगा? जैसे कि मैं एग्जांपल आपके सामने देता हूँ, ये एक पेंडुलम है, ये मूव कर रहा है ऐसे, ये पेंडुलम है और ये मूव कर इस तरीके से, तो ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। हमारा ये कंसर्न था कि हम ये मीन पोजीशन से जा रहे हैं एक्सट्रीम की तरफ, तो ये पहला हाफ यहाँ तक, ये पहला हाफ जो है वो इसको टाइम लगा है टी बाई 12। अब अगर बंदा पूछे कि अच्छा अगला जो हाफ रहेगा ये वाला हाफ, इसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो एक जनरल सी बात हमारे दिन में आती है कि ये भी टी बाई 12 ही लगेगा, क्योंकि अगर पहला हाफ टी बाई 12 में कवर हुआ है तो अगला हाफ भी टी बाई 12 में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि जब बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही होती है, और वेलोसिटी ग्रेजुअल डिक्रीज होने का मतलब ये है कि पॉइंट ओ से लेके पहला हाफ जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो तेजी के साथ गया है, लिहाजा जब तेजी से जाएगा तो वो टाइम कम लगेगा, और जैसे जैसे वो आगे जा रहा है वो उसकी स्पीड में कमी आ रही है, और पॉइंट ए पे जाके बॉडी आपका रुक जाता है। इंट्यूटिवली भी आप इसे सोच सकते हैं कि ये दोनों टाइम बराबर नहीं होने चाहिए। पॉइंट ओ से लेके पहला हाफ डिस्टेंस जो है वो कम टाइम में कवर होना चाहिए क्योंकि स्पीड ज्यादा है, और अगला हाफ जो डिस्टेंस है वो ज्यादा टाइम में कवर होना चाहिए क्योंकि स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, और जब स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज होती है तो फिर टाइम ज्यादा लगता है। चलिए मान लिया कि अगर पहला हाफ जो है वो टी बाई 12 टाइम में कवर हो रहा है, तो अगला आप कैसे फाइंड करेंगे? तो अगला फाइंड करने के लिए आपको कोई लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं लगाना, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि पूरा जो एक चक्कर होता है, पूरा एक चक्कर उसमें आपका, यानी यहाँ से आप इधर गए और वापस इधर आए तो ये आपका लगा टाइम टी। ठीक है, अच्छा अगर हम सिर्फ इधर जाते हैं तो कितना टाइम लगा? टी बाई टू। अच्छा अगर हम सिर्फ यहाँ तक जाते हैं आधा तो ये हो जाएगा टी बाई फोर। तो ये हमारा कंसर्न है यहाँ तक, ये बात है, ये टी बाई फोर है। तो यानी यहाँ से लेके पॉइंट ओ से लेके एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने तक आपका जो टोटल टाइम लगता है वो है टी बाई फोर। अब चूंकि पहला हाफ जो है वो टी बाई 12 टाइम में कवर हुआ है, तो बाकी हाफ कितने टाइम में कवर होगा वो हम फाइंड करेंगे। टी बाई फोर में से टी बाई 12 को माइनस कर लेंगे, तो इस तरीके से आपके पास जो टाइम आएगा वो आ जाएगा टू टी बाई 12 यानी टी बाई सिक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टाइम ज्यादा है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सिक्स की टर्म है, छः
नंबर छोटा है, डिनोमिनेटर में जितना नंबर छोटा होता है उतना आंसर ज्यादा आता है, और डिनोमिनेटर में जितना नंबर बड़ा होता है उतना आंसर कम आता है। तो इसका मतलब है कि पहला हाफ जो है वो T/12 टाइम में कवर होगा, और अगला हाफ जो है वो T/6 टाइम में कवर होगा। क्यों हुआ है वो मैंने सारी डिटेल बता दी है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, ये याद रखें जी, ये जुपिटर का जो जी की वैल्यू दी हुई है ये सारा को कंफ्यूज करने के लिए था, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। जब बात हो गया सेकंड पेंडुलम की, तो इसका मतलब है कि सेकंड पेंडुलम जहां पे भी होगा उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड ही रहेगा। हाँ, अगर आपसे कोई कहता है कि एक सेकंड पेंडुलम है जमीन पे, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, उसको हम उठा के ले गए हैं मून पे या जुपिटर पे, तो वहां पे उसका टाइम पीरियड क्या होगा? अब उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड नहीं रहेगा, क्योंकि जमीन पे जो सेकंड पेंडुलम होता है उसकी लेंथ होती है 1 मीटर। तो अगर आप इसी लेंथ वाले पेंडुलम को उठा के जब मून पे ले जाएंगे तो ये आपको टाइम पीरियड 2 सेकंड नहीं देगा, बल्कि वहां पे आपको लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। और वो लेंथ कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी? आपको 6L करनी पड़ेगी, क्योंकि जी की कीमत मून पे G/6 होती है। वो 6 ऊपर चला जाएगा, और इस तरीके से आपको कवर करने के लिए 6 गुना लेंथ ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो मून पे पेंडुलम है वो भी सेकंड पेंडुलम बनेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा कि अगर वैसे दिया हुआ है कि एक सेकंड पेंडुलम है मून पे, तो वहां उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो 2 सेकंड ही होगा। लेकिन जब ये बता दिया जाए कि पेंडुलम को शिफ्ट किया जा रहा है, यानी जमीन पे था सेकंड पेंडुलम, उसी चीज को, उसी ऑपरेटर्स को, उसी डायमेंशन वाली चीज को उठा के आप सेम मून पे लेके जा रहे हैं, तो वहां पे अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप 2 सेकंड नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू चेंज हो चुकी है। ट्यूनिंग फोर्क है और उस वो थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है। तो नंबर ऑफ एंटी नोड, तो ये याद रखें जी, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, ट्यूनिंग फोर्क की बात हो रही हो और हार्मोनिक की बात हो रही हो, तो आपने नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड कैसे फाइंड करने हैं? सपोज करें मैं इसको जर्नल कर देता हूँ कि एन हार्मोनिक है, ट्यूनिंग फोर्क है और वो एन हार्मोनिक प्रोड्यूस कर रहा है, और आपसे पूछा जाता है कि नोड्स और एंटी नोड्स बताएं, तो जो नोड्स की तादाद होती है वो आपने सिंपली 2n कर देना होता है, यानी इसी n वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आपसे एंटी नोड की बात की जाए, ट्यूनिंग फोर्क के केस में मैं फिर कह रहा हूँ, ये ट्यूनिंग फोर्स की बात है, और एंटी नोड से आपसे कह जाए तो 2n+1 आपने कर देना है। तो चूंकि यहाँ पे 3 है तो आप n की जगह 3 पुट करें, तो ये बन जाता है 7। तो 7 एंटी नोड है, और अगर नोड फाइंड करने तो यहाँ पे आप 3 पुट करें तो ये 6 बन जाएगा। बाकी पाइप वाला जो केस है, एयर कॉलम वाला और स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला, वो अलग चीजें हैं। वहां पे जो हार्मोनिक्स होते हैं वहां पे नोड और एंटी नोड अलग चीजें हैं। मतलब एक स्ट्रेच स्ट्रिंग और उसके अंदर आपसे कहा जाता है कि 3 हार्मोनिक बन रहे हैं ये। अब आपसे पूछा जाता है कि नोड्स कितने हैं या एंटी नोड कितने हैं, तो इसके एंटी नोड 3 है यहाँ पे, और नोड्स कितने हैं? नोड हमेशा ज्यादा होता है, एक ज्यादा होता है, 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे नोड जो है वो 4 है, 3 हार्मोनिक्स हैं और एंटी नोड 3 है, और नोड जो है वो 4 है। इस तरह एयर कॉलम की अगर हम बात करें तो एयर कॉलम में भी यही है, जो क्लोज एंड होता है वहां पे हमेशा आपको पता है एक नोड अपीयर होता है, और जो जो ओपन सेल होता है वहां पे हमेशा एंटी नोड अपीयर होता है। तो ये कुछ चीजें जो आपने पहले काफी डिटेल से डिस्कस की हुई हैं, इनको आपने अब माइंड में रखना है खुद से। ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड टी स्क्वायर और लेंथ के दरमियान ग्राफ जो है वो कैसा होगा? तो हमें फार्मूला पता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो टी स्क्वायर जो है ये आ जाएगा इक्वल 4 पाई इंटू L/G। 4 पाई भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और जो चीज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव दैट डजंट डिपेंड अपॉन अदर कैरेक्टरिस्टिक मेंशनड बिलो, यानी प्रॉपर्टी, वो वेव की कौन सी प्रॉपर्टी है जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करती? तो ये वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी तीनों आपस में डिपेंड करते हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब कुछ कैंडिडेट ने फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट निकाला था, उन्होंने फ्रीक्वेंसी लिखा था, तो फ्रीक्वेंसी की बात मैंने उस वक्त कही थी जब रिफ्लेक्शन का केस है। ठीक है, कि रिफ्लेक्ट हो रही है कोई वेव, उस वक्त मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। वहाँ पे वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है वो आपस में दूसरे को मैनेज करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो आप सोच सकते हैं, ये देखें गैमा रे की अगर हम बात करें, तो अभी आप देखेंगे कि कैसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेट करेंगी। गैमा रे की में पता है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो जब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वहाँ पे जो वेवलेंथ है उसकी सबसे कम होती है। जो गैमा रे है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और गैमा लैम्डा जो है जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। इसी तरह अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें, तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो आप देख लें आपस में ये रिलेट कर रही है या नहीं कर रही, यानी जहां जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा थी उसके लिए वेवलेंथ मिनिमम थी, और जिसके लिए फ्रीक्वेंसी कम से कम थी उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम है। तो आपस में ये रिलेट कर रहे हैं। ये जिन कैंडिडेट ने फ्रीक्वेंसी लिखा था वो कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने वो बात माइंड में रखी हुई थी कि रिफ्लेक्शन में जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, तो लिहाजा ये फ्रीक्वेंसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। तो चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया करें कि कौन सी चीज़ कब के लिए बताई जा रही है, तो उस लिहाज से क्वेश्चन को डील करना होता है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो राइट ऑप्शन है वो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का इन तीनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टिव एंटी नोड्स इज 0.5 मीटर। यहाँ पे ये 2 और 2 नहीं है बल्कि 2 है। आई होप कि आप सबने अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टिव एंटी नोड्स इज 0.5 m। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन हाफ द टाइम पीरियड इज। दो कंडक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। ये देखें जी, ये क्योंकि नोड और एंटी नोड स्टेशनरी वेव्स में होते हैं, तो लिहाजा मैंने एक स्टेशनरी वेव आपके सामने बनाई है। तो ये एक नोड एंटी नोड है और दूसरा आगे एंटी नोड है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये कितना उसने दिया होगा? ये 0.5 दिया हुआ है m। और हमें ये भी पता है कि एक एंटी नोड और उसके साथ वाला जो अगला कंडक्टिव एंटी नोड होता है उनके दरमियान जो फासला होता है वो λ/2 होता है। सिमिलरली एक नोड और उसके साथ वाला कंडक्टिव जो नोड होता है उसके दरमियान भी जो डिस्टेंस होता है वो भी बराबर ही होता है, वो भी λ/2 होता है। तो यहाँ से आप गैस कर सकते हैं कि जो एक एंटी नोड है
उसके बाद अगला जो एंटी नोड आएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करके आएगा, वो लैम्डा बाई टू डिस्टेंस कवर करके आएगा। यानी एक पॉइंट पी हम ले लेते हैं, ये पॉइंट पी है, हम कहते हैं कि ये एंटी नोड यहाँ से गुजरा इस पॉइंट पी से, तो इसके बाद जो अगला एंटी नोड इस पॉइंट पी से गुजरेगा गुजरेगा वो कितनी देर बाद गुजरेगा, कितने डिस्टेंस वाली बाद गुजरेगा, तो वो लैम्डा बाई टू डिस्टेंस के बाद वो गुजरेगा। ठीक है। अब जो टाइम हमसे पूछा जा रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द वेव इन हाफ द टाइम पीरियड इज, हाफ द टाइम पीरियड। अब देखें, एक टाइम पीरियड का मतलब होता है कि पूरी वेव का गुजरना, फुल वेव। यानी अगर फुल वेव गुजर जाए किसी पॉइंट में से, यानी ये पॉइंट पी हमने लिया हुआ है, अगर इसमें से पूरी वेव गुजरती है, पूरी वेव का मतलब है, मैं एक कलर और चूज करता हूँ, यानी ये यहाँ तक, यानी ये सारी अगर गुजर जाती है तो हम कहते हैं कि एक टाइम पीरियड है उसका, वन टाइम पीरियड। ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना बन रहा है, ये आप आसानी से गैस कर सकते हैं, ये लैम्डा डिस्टेंस बन रहा है। जबकि हमें ये कहा गया है कि हाफ वेव, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन हाफ द टाइम पीरियड, आधे टाइम पीरियड में, यानी टी बाई टू टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो आसानी से आप देख सकते हैं कि फुल टाइम टी के लिए पूरी वेव जो है वो पास कर जाती है किसी पॉइंट में से, और हमें टाइम दिया जा रहा है आधा टाइम, तो आधे टाइम का मतलब है कि आधी वेव जो है वो सिर्फ ये वाला हिस्सा उसका पास करेगा, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये भी पीछे रह जाएगा। ठीक है। तो ये आधा हिस्सा जो है ये एक्चुअली हमें क्या बता रहा है कि लैम्डा बाई टू डिस्टेंस सिर्फ कवर होगा, और लैम्डा बाई टू डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो हाफ हाफ टाइम पीरियड लगेगा, और डिस्टेंस कितना होगा, जो डिस्टेंस दोनों नोड के दरमियान है वही डिस्टेंस होगा, क्योंकि हाफ ऑफ द लैम्डा जो है वो पास करेगा उस पॉइंट में से, क्योंकि हाफ टाइम पीरियड है, लिहाजा पूरी वेव नहीं गुजरेगी बल्कि आधी वेव गुजरेगी, और आधी वेव का डिस्टेंस बनता है हाफ ऑफ वेव लेंथ, और हाफ ऑफ वेव लेंथ के लिए अभी हम ऊपर देख चुके हैं, ये दोनों चीजें आप देख सकते हैं कि लैम्डा बाई टू ही आता है दो एंटी नोड्स के लिए, और ये हाफ ऑफ द वेव लेंथ ही डिस्टेंस बनता है, तो लिहाजा आधे टाइम पीरियड में आधी वेव गुजरेगी, और वो आधी वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 0.5 मीटर कवर करेगी, लिहाजा 0.5 इज द राइट ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज, दोनों के दरमियान, ये हम पहले भी डिस्कस करते रहते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो पाई बाई टू है। ना सिर्फ इन दोनों के दरमियान बल्कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये तीनों आपस में पाई बाई टू का एंगल बनाती हैं, जिस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जी एक्सिस होते हैं ना, एक्स वाई और जी, ये तीनों जिस तरह आपस में 90 के एंगल बना रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये तीनों आपस में 90 के एंगल पे होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पाथ डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे एक्चुअली फेज डिफरेंस आना चाहिए था, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लाइट, तो वो जीरो होता है। जीरो इसलिए होता है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होता है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होता है यूं, ये, तो इनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी जब ये जीरो पे है तो यहाँ पे भी ये जीरो पे ही है, और आगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू पे होगा, बिल्कुल सेम टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी वैल्यू वैसी ही होगी, तो इनके दरमियान आपस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। बल्कि अगर आप इसको मैथमेटिकली भी समझना चाहें तो ये इनका जो फार्मूला होता है वो यही होता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी आप लिखेंगे बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों का जो फेज है, ये फेज वो सेम है, इनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो लिहाजा जीरो इज द राइट ऑप्शन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर, एयर के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितनी है, वो गैमा पी है, क्योंकि फार्मूला में पता है वी के लिए स्पीड ऑफ वी का हमें फार्मूला पता है, यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई रो, और जो लैपलेस ने ई की वैल्यू निकाली थी वो आपके पास एंड पे आई थी, गैमा पी इज इक्वल टू रो, इसका मतलब है ई किससे रिप्लेस हो गया, गैमा पी से, लिहाजा एयर का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो गैमा पी है। 11 फॉर डायटोमिक गैस, डायटोमिक के लिए जो गैमा की वैल्यू है वो कितनी है, वो है, हम इतना तो पता है कि डायटोमिक के लिए गैमा की वैल्यू होती है 1.4, तो डिवाइड करके चेक कर लें कहाँ पे 1.4 आपको मिल रहा है, 9.9/7 से तो आपको मिलेगा 7 1 7, आगे आपको 2 मिले तो 7 2 14, तो ये 1/2 बन रहा है। उसके बाद 4/3 को अगर आप चेक करें तो ये बनता है 3 1 3, 3 1 3, तो ये 1.3 आगे, इसके बाद है 5/3, तो 5/3 को भी चेक करें, 3 1 3, 2 बचे 3 6 तो ये 1.6, तो 1.4 कहाँ से आ रहा है, 7/5 से आ रहा है, 5 1 5, 2 कैरी तो 5 4 20, तो 1.4, तो दिस इज द राइट ऑप्शन 7/5। 12वां क्वेश्चन, फॉर विच प्रोसेस वर्क डन बाय गैस जीरो, तो यह आइसोकोरिक प्रोसेस होता है क्योंकि इसके लिए चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और वर्क का फार्मूला हमारे पास होता है पी इक्वल टू सॉरी पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन। तो जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो डेल्टा वी कांस्टेंट होने की वजह से जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो चीज कांस्टेंट होती है उसका चेंज आप जब फाइंड करते हैं तो वो जीरो आ जाता है, कांस्टेंट चीज का चेंज हमेशा जीरो होता है, लिहाजा वर्क डन भी जीरो आएगा फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। 13 है, वेलोसिटी बाय व्हिच मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन्फॉर्मेशन लेवल का क्वेश्चन था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है इस वेलोसिटी के साथ मैक्सिमम मॉलिक्यूल मूव करते हैं। कंप्लीट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल, ये किसकी स्टेटमेंट है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है, हमें ये बताता है कि कभी भी कंप्लीट हीट जो है वो वर्क के अंदर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो लाजमी आपने सिंक में भेजना होता है, एटमॉस्फेयर पे भेजना होता है, या आप कह सकते हैं कि हीट लॉस होती है। 15, द मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज एन टाइम इट्स प्रेशर, मीन काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी की जो मीन वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ये मीन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ इट्स प्रेशर, द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू अब निकालनी है। अब ये काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है ये हमारे पास होता है 1/2 mv/ms स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी। अब यहाँ पे वी आर एम एस की अगर आप वैल्यू लगा दें तो ये 1/2 m
और वी आर एम एस की वैल्यू होती है वी आर एम एस इक्वल टू 3 RT/M। तो जब आप इसका स्केयर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्केयर है टर्म, तो बल्कि चूंकि यहाँ पे प्रेशर है तो आप इसको प्रेशर वाली फॉर्म में लिखें। हमारे पास वी आर एम एस के 4 फार्मूले थे। जो पहला फार्मूला था हमारे पास वी आर एम एस का, वो था 3P/ρ था। और इसको जब हमने कन्वर्ट किया था, पी को हमने मैस पर यूनिट वॉल्यूम में लिया था, तो ये बना था 3PV/M आ गया था नीचे। तो यहाँ पे आप पुट करें, यहाँ पे ये कैपिटल एम है, तो ये आ जाएगा 3PV/M, क्योंकि स्केयर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब ये प्रेशर जो है प्रेशर के साथ कट जाएगा, और ये एम जो है ये एम के साथ कट जाएगा। और इस तरीके से आपके पास जो चीज़ें रह जाएंगी साइड पे, वो रह जाएगा 3/2, और साथ वॉल्यूम रह जाएगा, और इधर रह जाएगा एन। अब ये वॉल्यूम जो आपको नजर आ रहा है जारी तौर पे, ये वॉल्यूम होना नहीं चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में आपका ये वी जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? आप इसको डिवाइड कर दें वॉल्यूम के साथ। तो जब आप सारी टर्म को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो ये वी और वी भी आपस में कट जाएगा, और इस तरीके से ये आपका वी खत्म हो गया, और इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.5। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? मैग्नीफाइड इमेज इज ऑलवेज लार्जर, ये गलत लिखा हुआ है। मैंने बताया हुआ है कि मैग्नीफाइड इमेज जो है वो स्मॉलर भी हो सकता है, और कनकेव लेंस में जो आपके इमेज बनते हैं वो स्मॉलर होते हैं हमेशा, उनकी मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होती है। एन इंस्ट्रूमेंट विद हाई रिजॉल्विंग पावर इज मोर एक्सेप्टेबल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त लिखी हुई है। जब हमें चाहिए इनकरेक्ट, तो ये पहला पॉइंट जो है यही इनकरेक्ट लिखा हुआ है, बाकी सारे तो करेक्ट ही लिखे हुए हैं। 17 इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन टू एटम्स इन अ क्रिस्टल, दो एटम के दरमियान जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है वो आपको पता है 10⁻10 मीटर होती है, या 1 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। नन ऑफ दिस। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज प्रोमिनेंट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसके लिए प्रोमिनेंट होगी? अगर स्लिट साइज इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, ये बात दुरुस्त लिखी हुई है कि जो स्लिट का साइज है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होना चाहिए। 19, इफ द सोर्स ऑफ लाइट यूज्ड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज चेंज फ्रॉम रेड टू वायलेट, यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आप कलर चेंज करते हैं रेड से वायलेट, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप वेवलेंथ को कम कर रहे हैं, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वायलेट की वेवलेंथ कम होती है। और हमें फ्रिंज स्पेसिंग में पता है डेल्टा वाई इक्वल टू होता है लैम्डा L/D। तो आप वेवलेंथ कम कर रहे हैं, मतलब स्पेसिंग आप घटा रहे हैं। तो देखते हैं नीचे ऑप्शन, द फ्रिंज स्पेसिंग विल बिकम ब्राइटर, नहीं, द फ्रिंज स्पेसिंग बिकम क्लोजर। तो ये बात दुरुस्त लिखी हुई है कि फ्रिंजेस जो है वो आपस में करीब हो जाएंगे, उनकी स्पेसिंग कम हो जाएगी जब आप रेड से वायलेट की तरफ जा रहे हैं। तो लास्ट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो कंजक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो स्पेस है वो है वाई। अब क्या किया गया जी, जो स्क्रीन का डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया गया है। व्हाट शुड वी हैव टू डू सो दैट फ्रिंज स्पेसिंग रिमेन सेम? तो फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला लगा के देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या करना है। ये है जी, पहले डिस्टेंस वाई है, तो अब उसने क्या किया है, एल को हाफ कर दिया है। तो आप जरा लगाएं वैल्यू यहाँ पे, एल को हाफ करके देखें। ये देखें, जब आपने एल को हाफ किया तो लाजमी तौर पे आपको यहाँ पे डी को भी हाफ करना पड़ेगा, ताकि ये टू और टू कट जाए, और दोबारा आपके पास लैम्डा L/D वाला फार्मूला बन जाए, दोबारा आपकी स्पेसिंग डेल्टा वाई और डेल्टा वाई आपस में इक्वल हो जाए। तो लिहाजा डी मस्ट भी हाफ होना चाहिए।